अगर इसको इतना बढ़िया कार्यक्रम लाया है, इसके थीम को, इसके सब्जेक्ट को आप लोग बुद्धिजीवी वर्ग के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इसको समझना चाहिए। इसको राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं बनाए तो अच्छी बात होगी। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, आप बैठिए, आप बैठ जाइए। हु आर यू? आप बैठिए। आपको मैंने इंगित नहीं कर, आपको मैंने इंडिकेट नहीं किया, आपको मैंने इंडिकेट किया है, मैंने इंडिकेट किया आपको। मैं क्या कर रहा हूं, मैंने इंडिकेट किया आपको। आप बैठिए, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं बीएनआर होटल रांची, जहां कशिश न्यूज का खास कार्यक्रम चौहान टॉक्स चल रहा है। अनेकों योजनाएं सिंचाई के क्षेत्र में हमने लागू की है और इसका लाभ निश्चित रूप से आने वाले दिनों में हमारे किसानों को मिलेगा। उन्हें वर्षा के जल पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और चाहे अनावृष्टि हो या सुखाड़ हो, उसमें हम लोगों ने ऐसी ऐसी योजनाएं लाई हैं कि नदियों से हम तालाबों को और जहां जहां स्टोरेज की क्षमता होगी उनको हम सालों भर कर रख सकेंगे और पाइपलाइन के माध्यम से हम सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करा सकेंगे लोगों को। और दूसरी बात, जहां आप लोगों ने कही पेयजल की बात, तो गर्व से मैं ये बताना चाहूंगा आप लोगों को कि 3 वर्ष हमारी सरकार के हुए और 3 वर्ष पहले का आप आंकड़ा उठा ले। 3 वर्ष पहले अखबारों की सुर्खियां रहती थी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सुर्खियां रहती थी कि पूरे राज्य में हाहाकार पेयजल का। और इन 3 वर्षों में 3 गर्मियां हमने पार की हैं या चौथी गर्मी में हम प्रवेश कर रहे हैं, तो 3 बार तो कहीं से भी किसी तरह की भी कोई शिकायत नहीं आई पूरे राज्य से। और जहां छोटी मोटी शिकायतें आई उसका निदान त्वरित कर लिया गया। और इस बार भी हम पूरी तरह से तैयार बैठे हैं। कल ही हमारे विभाग के सचिव महोदय ने पूरे राज्य का रिव्यू किया है और कड़े निर्देश दिए हैं कि कहीं से भी शिकायत नहीं आनी चाहिए। जहां भी हमारे हैंडपंप्स की मरम्मती तो काफी तेजी से हो रही है, चाहे स्पेशल रिपेयर हो या साधारण मरम्मती हो। साधारण मरम्मती के लिए हर एक ब्लॉक में गाड़ियां उपलब्ध हैं और शिकायत के 72 घंटे के अंदर मरम्मती की जाती है पूरी। इस तरह से हम लोग अभी जो हमारा जल जीवन मिशन है, जल जीवन मिशन योजना जो है, बहुत लोग इसको कहते हैं, खास करके हमारे साथी जो अभी जैसी बातें उठा रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, कि केंद्र की योजना है। अरे केंद्र की योजना है तो कौन सी पेट थपथपा रहे हैं आप अपनी केंद्र की योजना है? तो हमारा तो ये संघीय ढांचा है, ये केंद्र सरकार, तो हम की जिम्मेदारी है कि राज्य सरकार को सहयोग करना। और ये जल जीवन मिशन के बारे में जो अपनी पीठ ठोकते हैं, तो जल जीवन मिशन में 50% राशि केंद्र सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है और 50% राशि राज्य सरकार उपलब्ध कराती है। और हमने कैबिनेट में इसको पास करवा लिया है कि जितनी भी राशि खर्च होगी, कैबिनेट से इसको पास करा लिया है कि यहां एक एक घर में नल के संयोजन में जो भी राशि खर्च होगी, हमारा लक्ष्य लगभग 61 लाख घरों का है, और उसमें राज्य सरकार ने रिजर्व फंड कर लिया है कि हम पूरा पैसा, हम जब जब जरूरत होगी हम पैसा रिलीज करेंगे और किसी तरह की कोई इसमें व्यवधान नहीं आने देंगे। और हमें उम्मीद है, जिस समय हमने सत्ता संभाली थी 2019 के दिसंबर में, जनवरी में मैं मंत्री बना था और उस समय मैंने रिव्यू किया था, तो मात्र पूरे राज्य में 3% घरों तक पेयजल पहुंच पाता था और आज स्थिति है कि हम 30% घरों तक पहुंच गए हैं। इन विपरीत परिस्थितियों में 2 साल हमारा कोरोना काल में बीता, 2 साल हम कोरोना का दंश झेले, बावजूद इसके हमने कार्य योजना बनाकर, और उस समय भी हम अपने अभियंताओं को, अपने अधिकारियों को निर्देशित करते रहते थे कि ये जमाना पेन पेपर का और बैठकर काम करने का नहीं है। ये जमाना, आज का जमाना जो हमारा है, ये पूरी तरह से ऑनलाइन जमाना है और ऑनलाइन सारे काम हो सकते हैं। और सारा कुछ हमारे विभाग के लोगों ने तैयार करके रखा था, सारी योजनाएं तैयार करके रखी थी। और जैसे ही हम कोविड के संक्रमण से थोड़े मुक्त हुए,
सारी कार्य योजना धरातल पर उतरने लगी। और आज बताने में हमें खुशी होती है कि 61,28,000 घरों तक पहुंचने की फुल प्रूफ योजना हमने तैयार कर ली। और लगभग थोड़े बहुत अगर कहा जाए कि 5-7% अगर कुछ बचा होगा तो बचा होगा, बाकी सभी योजनाओं की निविदा कर दी गई है, निविदा पूर्ण कर ली गई है और 70% योजनाओं पर काम तेजी से हो रहा है। और हम आपके माध्यम से राज्य की जनता को यह आश्वस्त करना चाहेंगे कि 2024 के अंत तक हम हर एक घर को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने में सफल होंगे और हम अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे। सर एक मिनट सर जाना चाहते हैं, हम आपसे चर्चा जारी रखेंगे। आलमगीर साहब 1 मिनट हम आपका सम्मान कर दें, बस आप जाइएगा, क्योंकि आपको जरूरी काम से जाना है, हम तुरंत आपको छोड़ रहे हैं। लेकिन पेयजल मंत्री के साथ हमारी चर्चा जो है ये जारी रहेगी। तो झारखंड संपादक शैलेंद्र कुमार सम्मानित करते हुए ग्रामीण विकास एवं संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम को बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और हमारे साथ मंच पर मिथिलेश ठाकुर मौजूद हैं। सर आपने बात की कि जो 3% था वो 30% हो गया है, लेकिन क्या 30% काफी है? निश्चित रूप से काफी नहीं है, मैं कह रहा हूं कि काफी नहीं है, लेकिन मैंने साथ में ये बात भी कहा कि 1.5 से 2.25 साल हम ही नहीं, हमारा राज्य ही नहीं, पूरा देश पूरी दुनिया ठहर गई थी। और बावजूद इसके मैंने कहा इन विपरीत परिस्थितियों में हम 30% घरों तक शुद्ध पेयजल नल के माध्यम से पहुंचाने में कामयाब हो गए हैं। और आज स्थिति यह है कि प्रति दिन लगभग 4,000 घरों को हम FSDC कर रहे हैं, नल के माध्यम से पानी पहुंचाने में कामयाब हो रहे हैं। और ये आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ेगा और 2024 जो हमारा लक्ष्य है, 2024 तक हमें हर घर को शुद्ध पेयजल पहुंचाना है। इसमें हम कामयाब भी होंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है, क्योंकि हमारा पूरी टीम वर्क के साथ हम काम कर रहे हैं और इसमें हम पूरी तरह से सफल होंगे। अब ये मान लिया जाए ये कशिश के मंच पे कि जो पेयजल सुरक्षा मंत्री हैं वो कह रहे हैं 2024 यानी 23 चल रहा है, 2024 में सबको नल का जल मिलने लगेगा। मैंने कहा कि हमारा जो वर्क प्लान है उसके अकॉर्डिंग, वर्क प्लान के अकॉर्डिंग हमने ये तय किया है कि हम हर घर को, मैंने अभी कहा कि निविदा की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है, ज्यादातर 70% योजनाओं पर काम शुरू हो गया है। बड़ी योजनाएं 3 साल के लिए, बड़ी योजनाओं का कंप्लीशन जो होता है वो 3 वर्ष का होता है, जो MVS कहते हैं, मल्टी विलेज स्कीम, जिसमें फुल ब्लॉक कवरेज होता है और भी 5 गांव 7 गांव का कवरेज होता है। और एक निर्देश है, तो जरूरी भी है कि हमें ग्राउंड वाटर को कम से कम यूज करना है। जहां पर सरफेस सोर्स नहीं है, सरफेस वाटर का सोर्स नहीं है, उन जगहों पर ही हमें ग्राउंड वाटर सोर्स को यूज करना है। इसमें भी कठिनाई होती है थोड़ी बहुत, तो हम सभी चीजों में तालमेल बिठाकर, एक सामंजस्य बिठाकर, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम 2024 तक, हमने केंद्र सरकार से आग्रह भी किया है, क्योंकि हमने तो हमारी जो जिम्मेदारी है, जो किसी भी योजना को सफलीभूत करने के लिए सबसे पहले राशि की जरूरत पड़ती है, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने इसके लिए राशि सुनिश्चित कर दी है कि जितनी राशि खर्च होगी उसका आधा जब भी जरूरत होगी राज्य सरकार उसकी व्यवस्था करेगी। और केंद्र सरकार से हमने, माननीय केंद्रीय मंत्री जी भी आए हुए थे हमारे इस राज्य में, और हमारा राज्य भी थोड़ा बहुत जो भौगोलिक स्थिति है यहाँ की, वो नॉर्थ ईस्ट से मिलती जुलती है। यहाँ भी बहुत ज़्यादा भूभाग, पठारी भूभाग है, दूर दूर में बसावट है, तो ये सारी कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी, क्योंकि हम जब कोशिश करते हैं तभी लक्ष्य की प्राप्ति होती है। और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अगर होता है तो वो अलग बात है, लेकिन हमने लक्ष्य दे रखा है अपने विभाग के अधिकारियों को, अभियंताओं को, कि 2024 तक हमें सारी योजनाओं को धरातल पर उतार देना। अच्छा, धरातल पर उतार देना। पेयजल की बात की, स्वच्छता की भी, स्वच्छता की बात जहां तक है तो उसमें भी अभी जिस समय हमने जिम्मेदारी संभाली थी उस समय
पूरे राज्य को ओडीएफ डिक्लेयर कर दिया गया था, कोई भी खुले में शौच नहीं जाता था, ये सर्टिफिकेशन हो गया था। लेकिन जब मैंने सच्चाई देखी तो इससे भिन्न थी, और उस समय ऐसे ऐसे घोटाले थे। गुमला जिला में पिछली सरकार में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जिनके माध्यम से योजनाएं कार्यान्वित कराई जाती थी, उसने सारे पैसे एडवांस लेकर अपने खाते में जमा कर दिए थे, इवन अपने गर्लफ्रेंड के खाते में जमा कर दिए थे, और 1-2 करोड़ नहीं 50 करोड़ रुपए का ये मामला था। ऐसी स्थिति कमोबेश पूरे राज्य में थी। यूसी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स मैं कहूं तो लगभग उस समय 500 करोड़ के, हमारे समय में 500 करोड़ के यूसी अनुपलब्ध थे। आज हमने सभी चीजों को काफी गंभीरता से लिया। जो डायरेक्टर हैं हमारे रहे हैं, जो एसबीएम जी के डायरेक्टर, उनको हमने काफी उन पर दबाव बनाया कि आप सारे डीसीज को, सभी जिले के डीसीज को आप डायरेक्शन दें कि वो मुखिया लोगों पर दबाव बनाएंगे, मुखिया लोगों पर दबाव बना के, और आज हम बहुत हद तक इसमें कामयाब हुआ। अभी भी पूरा यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं प्राप्त हुआ है, और उसके कारण जो एसबीएमजी फेज 2 का जो पैसा मिलना था केंद्र की सरकार से, वो पैसा आज तक हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है, और एसबीएमजी फेज 2 का काम नहीं हो पा रहा है। तो काम करने का अपना अपना तरीका है, और जहां पर अगर फ्लैशबैक में जाएंगे, हम लोग पीछे जाएंगे, तो बहुत सारा कब्र खुद जाएगा, बहुत सारा कब्र खुद जाएगा। अभी मैं उत्तेजित हुआ था, उसके लिए भी मैं क्षमा मांगता हूं। लेकिन जो बातें रखने के लिए ये मंच बनाया गया है, ये मंच तैयार किया गया है, वैसी बातें हो, सकारात्मक बातें हो। अभी हमारे अरुण झा जी ने भी चले गए लगता है, अभी ये प्रश्न किया था कि क्या ग्रीन कार्ड वालों को राशन मिलेगा या सिर्फ कार्ड रहेगा उनके पास। तो मैं उनको भी आश्वस्त कर देना चाहता था कि ग्रीन कार्ड हम लोगों ने वैसे कार्ड धारकों को, वैसे लोगों को उपलब्ध कराया था जिनके पास किसी तरह का कोई कार्ड नहीं है और वो गरीबी रेखा से नीचे हैं। उनको राशन की जरूरत है, सरकारी राशन की। और माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था, उस समय भी ये बात कहा था माननीय मुख्यमंत्री ने, कि आज 22 साल हो गए हमारे राज्य को के गठन हुए। आज स्थिति ये होनी चाहिए थी कि सभी लोगों को अपना राशन कार्ड फाड़ कर फेंक देना चाहिए था। आज हमें राशन कार्ड देना पड़ रहा है लोगों से। और जब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से संपर्क स्थापित किया गया, मेरा विभाग नहीं है लेकिन मैं सारी चीजों की जानकारी रखता हूं, आप जिस विभाग के बारे में पूछेंगे मैं पूरी तरह से विस्तृत रूप से बता पाऊंगा आपको हर एक विभाग के बारे में। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास राशन नहीं, जबकि हम पैसे देकर उनसे राशन खरीदने के लिए हमने उनसे आग्रह किया था। अब हम उसकी वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं और हम राशन खरीद कर, और बहुत जल्द जो बैकलॉग है, जो जितने महीने का राशन ग्रीन कार्ड धारियों को नहीं मिला। आइए आपको एक बार फिर से सीधे ले चलते हैं बीएनआर होटल रांची, जहां जोहार टॉक्स कार्यक्रम चल रहा है। होता था किसानों का, कैसे मजदूरों का शोषण होता था। लड़ाई लड़ी हमारे दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी ने, और जब उनके ये दिमाग में आया कि जब तक हम अपना अलग राज्य नहीं बनाएंगे तब तक हम इस राज्य वासियों को, झारखंड वासियों का, यहाँ के आदिवासियों, यहाँ के मूलवासियों का विकास नहीं कर पाएंगे। और आज उनकी सोच का झारखंड बनाने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम कर रहे हैं। और हमें पूरी उम्मीद है, जिस तरह का सहयोग, जिस तरह का आशीर्वाद हमें राज्य की जनता का मिल रहा है, हमें पूरी उम्मीद है कि 2024 नहीं, अभी नहीं बोलना चाहिए, 2029 तक भी हम ही रहेंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। क्योंकि हमने जनता के बीच जाने का काम किया है, जनता की समस्याओं का निराकरण करने का काम किया है। 4 उपचुनाव हुए, अभी दीपक प्रकाश जी बैठे हुए थे, मैं बात कर रहा था कि ये मंच इस तरह की बात करने का नहीं है, लेकिन राजनीतिक लोगों
के मुंह से निकल जाता है। दीपक प्रकाश जी जब दुमका में गए थे, पहला उपचुनाव था दुमका का, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो, और वहां इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम जनता के बीच की बस एक सीट ये मिल जाए, सिर्फ एक सीट हम जीतेंगे, हम सरकार बना लेंगे झारखंड में। सवाल किया था हम लोगों ने कि बताइए भाई एक सीट से कैसे आपका आंकड़ा। उसी तरह से बेरमो चुनाव हुआ, फिर आपको मधुपुर चुनाव हुआ, तमाड़ चुनाव हुआ, ये मांडर चुनाव हुआ, सभी चुनावों में जीत का दावा इन लोगों ने किया और सारे दावे इनके खोखले हो गए। और रामगढ़ में भी, रामगढ़ का भी कल परिणाम आएगा और मैं दावे के साथ कहता हूं कि रामगढ़ में भी इनके दावे खोखले साबित होंगे, क्योंकि हम जनता के बीच रहते हैं और जनता अब किसी बहकावे में, किसी झांसे में नहीं आने वाली है। जनता अब आकलन करती है कि कौन हमारा हितैषी है और कौन हमारा वोट का ठेकेदार है, और आकलन करने के बाद अपने मत का प्रयोग करती है। अब राज्य ही नहीं, पूरे देश की जनता अब बहुत सूझबूझ के साथ अपने मत का प्रयोग ये बात तो आप कह रहे हैं मिथिलेश जी, एक चीज और है, तो मुख्यमंत्री को क्यों कहना पड़ता है कि केंद्र हमको परेशान कर रहा है? देखिए ये सच्चाई है, अगर कोई इसको नकार दे, ये सच्चाई है, फिर राजनीतिक आ जाएगी इसमें, इसलिए मैं बहुत विस्तृत रूप से नहीं जानना चाहूंगा। लेकिन ये पूरी तरह से मैं कहता हूं कि आज 3 वर्ष में ही सब कुछ दिख रहा है। सारे व्यापारी हमारे बैठे हुए हैं यहाँ, हमारे चेंबर ऑफ कॉमर्स के लोग बैठे हुए हैं, बहुत जोड़ घटाव में बहुत तेज रहते हैं। आप बता दीजिए कि 1000 करोड़ का माइनिंग घोटाला कितने दिन में होगा, कितनी और उसमें कुछ कुछ तो 1 नंबर भी होगा, तो 200-300 करोड़ का 1 नंबर का भी काम होगा उसमें। तो 1300 करोड़ का माइनिंग करने के लिए कितने मजदूर लगेंगे, कितना ब्लास्टिंग होगा, कितना मशीन लगेगा, और उसकी ट्रांसपोर्टिंग के लिए कितने रेक्स लगेंगे, कितनी लॉरियां लगेंगी, ये कैलकुलेट करके बता दीजिए। और ये घोटाला कब से हो रहा है ये साफ साफ सामने आ जाएगा। अभी वीरेंद्र राम जी के बारे में पूछ रहे थे हमारे मित्र, हमारे भाई, वीरेंद्र राम जी के बारे में बता दीजिए, तो मैं उनके बारे में भी बता देता हूं अगर ऐसी बात है तो। मैं तो कहता हूं खुलेआम कि गहराई से जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा कि ये 3 साल ही नहीं 10 साल से वीरेंद्र राम जैसे भ्रष्ट पदाधिकारी पदों पर बैठे थे, तो किनकी सरकार थी, किनका संरक्षण था। पूजा सिंघल के मामले में भी बैठ जाइए नहीं बैठ जाइए बैठिए ना, मेरी बात पूरी होने दीजिए। पूजा सिंघल के मामले में भी मैं कहूंगा, आप प्लीज बैठ जाइए। पूजा सिंघल पर कौन सा FIR हुआ ये आप लोग देखिए। मनरेगा घोटाला कब का है, चतरा का मामला कब का है, पलामू का मामला कब का है, इसका अध्ययन करने की जरूरत है, इसकी जानकारी लेने की जरूरत है। कब के मामले थे ये सारे, और इस सरकार के का एक भी मामला अगर बता दे कोई, एक भी मामला, एक गलती जो हुई उस गलती को हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने सबके सामने स्वीकार किया। उनका वो लीज, जो छोटा सा लीज, 1 एकड़ का भी नहीं, वो छोटा सा लीज जो बहुत पहले और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही उन्होंने वो लीज अपने नाम करवाया था, क्योंकि सभी लोगों को खाने पीने के लिए हम कोई भूखे पेट कुछ नहीं कर सकता, तो अपने रोजगार के लिए उन्होंने वो लीज करवाया था। उनसे गलती हुई कि मुख्यमंत्री रहते वो लीज रिन्यूअल के पर उन्होंने हस्ताक्षर कर दिया और तुरंत में अपनी गलती उन्होंने स्वीकार की और उस गलती को स्वीकार करके वो उस लीज को उन्होंने रद्द करवा दिया। इसके अलावा अगर कोई कह दे कहीं खड़ा होकर कि कोई भी भ्रष्टाचार इस सरकार में हुआ तो मैं कतई नहीं मान सकता हूं। अच्छा, एक सवाल और ये कहेंगे कि एक बड़ा मुद्दा चल रहा है स्थानीय नीति को लेकर, सर्वे भी हुआ है, क्या रहेगा? देखिए, स्थानीय नीति, नियोजन नीति, ये सारी चीजें इस राज्य के लिए एक बहुत ही हमेशा से इस राज्य हित के लिए एक जरूरी आप कहें तो, क्योंकि मैं बहुत शान से कहता हूं कि मैं ओरिजिन बिहार का हूं, मेरा ओरिजिन बिहार है, लेकिन आज मेरी उम्र 56 साल है और 70 साल से नहीं 75 साल से हमारे परिवार के लोग, हमारे माता पिता
इस झारखंड में रहे, इस झारखंड में जन्म लिया मैं, इस झारखंड की मिट्टी में पला बढ़ा, यहां शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, इस झारखंड की मिट्टी से मुझे प्यार है। अपनी मातृभूमि से सभी को प्यार रहता है, लेकिन हमारी मातृभूमि भारत है और झारखंड में से हमने सारा कुछ जो भी आज पाया है, जिस झारखंड की मिट्टी से पाया है, तो झारखंड के प्रति, झारखंडियों के प्रति पहली सोच हमारी होगी और यहां के मूलवासियों, यहां के आदिवासियों को उनका हक अधिकार मिले, ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी। जो लोग बिहार से हैं, जो लोग यूपी से हैं, जो लोग राजस्थान से हैं, मूलवासी वो वहां के हैं। और सिर्फ हमारी सरकार ये चाहती है कि 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड की नौकरियां हमारे यहां के मूलवासियों, चाहे किसी भी जाति से हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, आदिवासी हो, बैकवर्ड हो, हरिजन हो, जो यहां के मूलवासी हैं, उनका उन पर अधिकार हो, क्योंकि 100% उनका अधिकार होना भी चाहिए। और यह सोचकर हमने नियोजन नीति बनाई थी। भारतीय जनता पार्टी को यह रास नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी के समय जितनी भी नियुक्तियां हुई, आप उठाकर आंकड़ा देख लीजिए, ज्यादातर लोग जिनको झारखंड के बारे में कुछ भी पता नहीं है, झारखंडी संस्कृति के बारे में, सभ्यता के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में कुछ भी पता नहीं है, वैसे लोग शिक्षक नियुक्त होकर और गांव-गांव में लोगों की पोस्टिंग हो गई। तो ये चीज तो कहीं से भी ये चीजें राज्य हित में अच्छी नहीं है और हम फिर से नियोजन नीति बना रहे हैं और नियोजन नीति बनाकर और आज आपके माध्यम से राज्य के युवाओं को, जो हमारे शिक्षित बेरोजगार युवा हैं, उनको हम आश्वस्त करना चाहेंगे कि हमने जो जो वादे किए थे, आज बहुत बतलाया जाता है कि आपका ये निश्चय पत्र था, आपका ये घोषणा पत्र था। हम आश्वस्त करना चाहेंगे आपके माध्यम से राज्य की जनता को कि हम एक एक निश्चय पत्र पर अमल करेंगे और 2024 में मंचों से एकदम सीना चौड़ा करके हम बताएंगे कि ये हमारा पहला एजेंडा था, दूसरा था, तीसरा था, चौथा था और ये सारे निश्चय पत्र पर हमने काम किया और सभी का लाभ जनता को देने का काम। तो यही मुद्दा लेके जाइएगा 2024 में, दोनों चुनाव होने, यही मुद्दा रहेगा 2024 का, यही मुद्दा रहेगा संकल्प पत्र जो आपका है 2024। मैंने क्या कहा कि हमारी सरकार जनता के बीच जा रही है। आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार, आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार, इन सारी चीजों को लेकर और जनता के बीच जा रही है। आज इतने काम हुए हैं। आज कोटा फिक्स होता था पहले कि इतने लोगों को ही वृद्धा पेंशन मिलेगा। हमारी सरकार ने सर्वजन पेंशन योजना लागू की। हमारी जो बहनें बेटियां जो असमय विधवा हो जाती थी, उनके लिए भी एक तय था कि 40 साल की उम्र उनकी होगी तब उनको पेंशन मिलेगा। विकलांगों के लिए भी एक तय था कि इतने लोगों को ही मिलेगा। अनाथ लोगों के लिए भी तय था कि सभी अनाथ को नहीं मिलेगा। हमने सर्वजन पेंशन योजना लागू की कि जितने भी वृद्ध 60 साल के हो जाएंगे वो इनकम टैक्स पे ही नहीं हो, सरकारी नौकरी से रिटायर नहीं किए हुए हो, उस सभी लोगों को पेंशन मिलेगा। और आज 5 तारीख के पहले सभी जो सामाजिक सुरक्षा के तहत आते हैं, चाहे वो विधवा बहनें हो हमारी, चाहे अनाथ हो, विकलांग हो, वृद्ध हो, सभी लोगों को पेंशन मिल रहा है। राशन से हम पूरी तरह से आच्छादित कर रहे हैं। हम सावित्रीबाई फूले योजना के तहत हम अपनी बेटियों को हम लाभान्वित कर रहे हैं। हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं। हम यहाँ के ट्राइबल बच्चों को हमने विदेश भेजने का काम किया। अब यहाँ के जो हमारे बैकवर्ड बच्चे हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है, तो किया जाएगा। आगे जो हमारे EWS के जो बच्चे हैं उनको भी हम लोग शामिल करेंगे। तो हमारी योजनाओं की गिनती नहीं है और सारी योजनाएं पेपर पर नहीं चलती है, सारी योजनाएं हमारी धरातल पे योजनाएं। मिथिलेश जी, एक आखिरी सवाल, चूंकि अभी हमारे सहयोगी ने पूछा था कि गर्मी आ रही है, क्या कहेंगे कि आश्वस्त कर रहे लोगों को कि अब की पेयजल की कोई समस्या नहीं होगी? मैं इस खुले मंच से पूरे राज्य की जनता को आश्वस्त करना चाहूंगा कि हमने अपने विभाग को 3 साल तक, 3 साल बीते हैं, 3 गर्मियां बीती हैं हमारी सरकार में, हम हमारे मंत्री रहते हुए, और पूरे राज्य से कहीं भी बड़ी कोई पीने की पानी की किल्लत की ऐसी सूचना नहीं आई। और इस बार भी मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि इस बार भी हम हमारे तेजी से युद्ध स्तर पर जितने भी हैंडपंप्स हैं उनकी मरम्मती कराई जा रही है। मैंने पहले भी कहा
जो छोटी योजनाएं जो बंद पड़ी हैं उनको चालू करवाया जा रहा है। जो छोटी योजनाएं बन गई हैं, जो कंप्लीट हो गई हैं, उनका तेजी से मैं उद्घाटन और शिलान्यास में विश्वास नहीं रखता हूं। अगर उद्घाटन शिलान्यास करने लगूं तो सारा समय उसमें चला जाएगा। और आप देख लेंगे और भी सरकारें थी और भी जब तक उद्घाटन शिलान्यास नहीं होता था उसमें एक ईंटा नहीं जाता था, एक मिट्टी नहीं उसमें से निकलती थी। लेकिन मैंने खुला कह दिया है कि नहीं, जब मौका होगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री एक साथ कंबाइन कभी शिलान्यास कर देंगे, कभी उद्घाटन कर देंगे, हमें मौका मिलेगा तो हम कभी कर देंगे। हमारे काम काफी तेजी से हो रहे हैं और जो हमारे पास आज हमारी जो हमारे पास आधारभूत संरचना उपलब्ध है उनके माध्यम से हम पूरे राज्य की जनता को, ग्रामीण क्षेत्र की जनता को हम शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने में कामयाब होंगे। और जहां जहां शहरी क्षेत्र में हमारे विभाग की ओर से जहां जहां शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है वहां भी हम लोग कोई कमी नहीं रहने देंगे। ये हम आश्वस्त करना चाहेंगे पूरे आपके माध्यम से राज्य की जनता को। चलिए मिथिलेश जी, बहुत अच्छी बात आपने कही, सबको आश्वासन दे रहे हैं और साफ तौर पे है कि आपकी जो बातें हैं वो लोगों ने सुनी और जो भी चीजें हैं अब हम आपका सम्मान करेंगे और आपका ज्यादा समय नहीं लगे। बहुत धन्यवाद, आप आए। जी बिल्कुल, तो बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश ठाकुर जी आपका हमारे साथ इस खास कार्यक्रम जोहार टॉक्स में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये हमारे झारखंड संपादक शैलेंद्र कुमार सम्मानित करते हुए